तो आज हम लोग गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग पर और गॉस प्रमेय पर आधारित एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। आज के वीडियो में हम गॉस थ्योरम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। हमने कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा है, छोटा छोटा लिखा है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियरली, पर एक एक क्वेश्चन को हम बोल करके जब बोलेंगे तो आप सुन करके लिख सकते हैं, अगर दिखाई नहीं देगा तो। जैसे पहला क्वेश्चन हमने क्या लिखा है, 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 कूलाम का आवेश है। घन के संपूर्ण पृष्ठ एवं एक पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। घन यानी कि क्यूब, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, आपको पता है। उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है, 1 मीटर, यानी घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 1 मीटर है। और उसके सेंटर पर, घन के केंद्र पर 1 कूलाम का आवेश है। अगर हम एक घन बना लें यहां पे, तो इसके सेंटर पर कितना आवेश है, 1 कूलाम। तो कह रहा है इसके संपूर्ण पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। गॉस थ्योरम से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्या कहता है गॉस थ्योरम, अब उस क्वेश्चन को हम मिटा दे रहे हैं। आप लोग सुन लिए होंगे, लिख लेंगे, पहले आप समझिए। फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन 0, क्यू इनसाइड अपान एप्सिलॉन 0, यानी उस पृष्ठ के भीतर कितना आवेश है। कितना आवेश है इस घन के भीतर, टोटल 1 कूलाम है। और एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता हो गई। भुजा की लंबाई से कोई मतलब होता नहीं। अगर सेंटर पे केंद्र पर आवेश है तो घन की लंबाई को दुगुना कर दीजिए, तिगुना कर दीजिए, उसकी विमाओं को, डायमेंशंस को, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आवेश तो 1 कूलाम ही रहेगा ना, चाहे घन छोटा हो चाहे बड़ा हो, सेंटर पर आवेश तो 1 कूलाम ही है। तो टोटल वैद्युत फ्लक्स की मात्रा कितनी होगी, 1 अपान एप्सिलॉन 0। और मात्रा क्या होता है इसका, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, तो यही होगा। फिर क्या पूछा है, एक पृष्ठ से कितना होगा। तो घन में कितने, संपूर्ण पृष्ठ से तो इतना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ ना, 1 2 3 4 और 5 6, ये आमने सामने वाला, तो टोटल 6 पृष्ठ होते हैं घन में। ये तो कोई नई बात है नहीं आपके लिए। तो 6 पृष्ठ से अगर इतना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है तो एक पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, उसको फाई डैश कर दे रहे हैं। वो क्या होगा, इसमें 6 से भाग दे दीजिए, तो 1 अपान 6 एप्सिलॉन 0 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, यही है। तो बहुत ही आसान है। एप्सिलॉन 0 का वैल्यू चाहे तो आप पुट करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम एप्सिलॉन 0 के टर्म में ही आंसर दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, हमने उसको पूरा नहीं लिखा है। वही है कि अगर घन की भुजा 0.03 मीटर हो और उसके सेंटर पर आवेश का मान 17.7 कूलाम हो, 17.7 कूलाम। क्वेश्चन सेम है, वही घन की भुजा, बस लंबाई चेंज हो गया है, लेकिन न सिर्फ लंबाई चेंज हुआ है बल्कि सेंटर पे अब आवेश कितना है, क्यू का मान है 17.7 कूलाम। अब पूछा है कि बताओ संपूर्ण पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, फिर एक पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। फिर वही क्वेश्चन का फिर वैसे ही जवाब देंगे। क्या होता है अब गॉस का प्रमेय, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू का वैल्यू 17.7 कूलाम और एप्सिलॉन 0 का वैल्यू याद है कि भूल गया, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, -12 है। ये कट जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 12 टोटल। यहां वैल्यू ऐसा दिया था कि आसानी से कैंसिल हो गया, तो हमने एप्सिलॉन 0 का वैल्यू पुट कर दिया है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, यूनिट जगह नहीं है, आप लिख लेंगे। ये तो संपूर्ण पृष्ठ से हो गया। अब एक पृष्ठ से कितना होगा,
तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या करेंगे, 6 से भाग दे दीजिए, तो 2 × 10⁻12 डिवाइडेड बाई 6 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे। अब ये हम दोनों मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी स्थान पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। ई का मान वहां पे क्या दिया है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, और एरिया वेक्टर ए का वैल्यू दिया है 10j कैप। आपको उस स्थान पे वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए। ये 11th क्लास का बच्चा भी, स्टूडेंट भी जो स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा होगा वो आसानी से कर सकता है। तो 11th क्लास में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ई और ए का वैल्यू दे करके ई डॉट ए का वैल्यू पूछा जा सकता है। वेक्टर ई और वेक्टर ए का वैल्यू दे करके। आपको डॉट मल्टीप्लिकेशन पता है, डॉट 10j कैप, आई में आई, जे में जे, के में के से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर तो आई है नहीं तो 0, 4 × 10 कितना हो जाएगा 40, अब फिर 0, यानी टोटल 40, और मात्रक वही होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये बहुत ही आसान है। वेक्टर ई और वेक्टर ए का वैल्यू दे करके 5 पूछा जाए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है। किसी स्थान पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या है। किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई कितना है, उसका वैल्यू 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम में YZ तल में स्थित 10 सेंटीमीटर भुजा के, YZ तल में स्थित 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन थोड़ा छोटा होगा तो सुन लीजिएगा फिर से। एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई इक्वल टू 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम में YZ तल में स्थित 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। तो जो तल है वो YZ, जो एरिया है वो कहाँ है, YZ तल में स्थित है। जो 10 सेंटीमीटर भुजा का जो वर्ग है वो किस तल में स्थित है, YZ तल में। अब एरिया वेक्टर की दिशा क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है, तल के लंबवत बाहर जाते हुए। तो YZ तल, YZ के लंबवत क्या होगा, कौन सी दिशा होगी, जेड अक्ष, सॉरी एक्स अक्ष होगी। YZ तल के लंबवत कौन सा अक्ष होगा, एक्स अक्ष होगा ना, आपको पता है ना, 3D पढ़े हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। तो अगर YZ तल की बात की जाए तो YZ के लंबवत क्या होता है, एक्स अक्ष होता है। एक्स अक्ष क्या होता है, YZ तल के लंबवत होता है। Y अक्ष किसके लंबवत होता है, वो XZ तल के लंबवत होता है। और Z अक्ष किसके लंबवत होता है, XY तल के लंबवत होता है। ये तो आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ YZ तल में एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो उसका वर्ग, उस भुजा का 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, तो उस वर्ग की एरिया कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये तो 5th क्लास का क्वेश्चन हो गया। इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर दें तो 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और अगर एरिया वेक्टर लगा देंगे तो आई कैप हो जाएगा। ये आई कैप क्यों हो गया अभी, क्योंकि इसकी दिशा क्या होती है, YZ के लंबवत होगी। तो YZ के लंबवत आई कैप ही होता है ना। YZ के लंबवत इकाई सदिश क्या होता है, YZ तल के लंबवत एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश आई कैप होता है। तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, ई डॉट ए। ई आपके सामने है, ए आपके सामने है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3
आई आई है दोनों ही, आई कैप, बाकी जे कैप है ही नहीं, के कैप है ही नहीं, बस गुणा कर दीजिए इनका, तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁻³ 100 × 10⁻⁻4, तो कुल कितना हो जाएगा 300 मतलब 30 न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलाम। कुछ क्वेश्चन इसमें और भी है जो हमने नीचे लिखा है, आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। E = 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप एंड वेक्टर A इज इक्वल टू 8j कैप। क्या करना है, फाई का आपको कैलकुलेट करना है। फिर है E = 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप एंड वेक्टर A = 10j कैप। क्या आपको काउंट करना है, यहाँ भी क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है, फाई, दोनों में कर लेंगे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आप अभी वीडियो को पॉज करके चाहे तो कर लीजिए, या फिर खत्म होने के बाद क्वेश्चन को नोट करके रख के रहिए, कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार के आवेश का रेखीय घनत्व 2 × 10⁻⁶ कूलाम पर मीटर है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू कितना है 2 × 10⁻⁶ कूलाम पर मीटर। एक तार के आवेशित तार है एक समान रूप से का रेखीय आवेश का रेखीय घनत्व कितना है 2 × 10⁻⁶ कूलाम पर मीटर। इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कितनी दूरी पर, 4 सेंटीमीटर, यानी 4 × 10⁻² मीटर। ई निकालना है। आपको फॉर्मूला याद होगा, अगर किसी तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो तो r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र होता है, यही वैल्यू पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। 2 × लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁶, 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9, लिख दें इधर 9 × 10⁻9 अपान r का वैल्यू 4 × 10⁻²। अब सॉल्व करना है इसको, तो 2 × 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आया 9 × 10⁻9 - 6 + 2, -2 पर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान और छोटा सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है इसी पर आधारित, लेकिन उसको हमने पूरा नहीं लिखा है। अगर आप उस क्वेश्चन को प्रतीकात्मक ढंग से हमने लिखा है कि एक आवेशित तार है एक समान रूप से, ठीक है, अनंत लंबाई की, और उसके कारण 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर की दूरी स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न हो रही है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। कोई एक समान रूप से आवेशित तार है, उस तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, तो उस तार के रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का वैल्यू निकालना है। सेम क्वेश्चन एकदम वैसे ही है। E = क्या हो जाएगा 1/4πε0 2 λ/r। तो लैम्डा = क्या हो जाएगा E × 4πε0 × स्मॉल r/2। कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही है। E का वैल्यू कितना है 9 × 10⁴, 4πε0 का वैल्यू 1/9 × 10⁻9, r का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में चेंज कर दीजिए 2 × 10⁻² मीटर, और क्या छूटा है /2। बहुत ही आसान कैलकुलेशन, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, कुछ क्वेश्चन में रह ही नहीं गया, कितना हो गया 10⁴ - 2 - 9, यानी 10⁻⁷ कूलाम पर मीटर। लैम्डा का यूनिट क्या होता है कूलाम पर मीटर। ठीक है,
तो ये भी एकदम वैसे ही क्वेश्चन था, हमने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप उसको लिख करके कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। फिर अगला क्वेश्चन है कि धातु की, क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो सुन के लिखेंगे। धातु की दो समतल आवेशित प्लेटें 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी हैं। दो प्लेट हैं, दोनों आवेशित हैं और एक दूसरे के समांतर रखी हैं। कितनी दूरी पर रखी हैं? 5 सेंटीमीटर पर रखी हुई है। इसके आंतरिक पृष्ठ पर आवेश वितरित है। दो प्लेट हैं, दोनों प्लेट के एक दूसरे के समांतर है, बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इनके आंतरिक पृष्ठों पर आवेश, अंदर, आंतरिक पृष्ठ अंदर हुआ ना, पृष्ठों पर आवेश वितरित है। इनका परिणाम समान है, आवेश विपरीत है। अच्छा, इनके दोनों पृष्ठों पर आवेश विपरीत है और इनके परिमाण समान है। तो इनके बीच, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने दिया है? इनके बीच 55 न्यूटन पर कूलम। परिमाण होगा यहां पे, परिणाम नहीं होना चाहिए। इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? 55 न्यूटन पर कूलम। तो हम लोग को क्या है, और क्षेत्रफल प्लेटों का कितना है? 10 मीटर स्क्वायर। तो प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश है इसको ज्ञात करना है। दोनों प्लेट पर आवेश की मात्रा, परिमाण समान है और चिन्ह विपरीत है, प्रकृति विपरीत है। आंतरिक पृष्ठ पर ही केवल आवेश है। अगर चादर के एक ही पृष्ठ पर आवेश होता है तो उसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? σ/2ε0 बताया गया था ना। तो मान लेते हैं इसके भीतर कोई बिंदु P है, धनावेशित चादर के कारण उत्पन्न इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है बिंदु P पर, और ऋण आवेशित चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो E1 की दिशा क्या होती है? धन आवेश से दूर जाते हुए, और E2 की दिशा क्या होगी? वो ऋण आवेश की ओर आते हुए, यानी दोनों एक ही तरफ होंगे। E1 धन आवेश से दूर जाते हुए और E2 ऋण आवेश की ओर आते हुए। E1 होगा कितना? σ/2ε0, और E2 कितना होगा? वो भी σ/2ε0। देखिए दोनों धातु की प्लेटें हैं, लेकिन हमने σ/2ε0 लिया है। क्यों? क्योंकि आवेश केवल अंदर वाले पृष्ठ पर वितरित है, बाहर नहीं वितरित है। तो अगर एक ही पृष्ठ पर आवेश वितरित होते हैं तो E = क्या होता है? σ/2ε0। जनरली अगर धातु है, चालक है, तो दोनों पृष्ठ पर आवेश इधर दोनों तरफ वितरित होते हैं। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि आवेश खींच करके, चाहे जैसे भी हो, इसके दोनों अंदर वाले पृष्ठ पर ही है, बाहर वाले पृष्ठ पर आवेश नहीं है। ठीक है ना। तो उसी स्थिति को हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बिंदु P पर? दोनों जोड़ दीजिए, E1 + E2। बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, इसका कोई रोल नहीं है, 5 सेंटीमीटर से मतलब नहीं है। σ/2ε0 + σ/2ε0 ऐड कर देंगे तो σ/ε0। सिग्मा का वैल्यू क्या होता है? Q/A ε0। तो E आ गया कितना? इनके बीच Q/A × ε0। अब E का मान दिया है 55। एक मिनट, Q = तब क्या हो जाएगा? ε0A × E। तो पुट द वैल्यू, ε0 का वैल्यू कितना होता है? 8.85 × 10⁻⁻12। ए का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में 10 मीटर स्क्वायर। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? 10 मीटर स्क्वायर। और E का वैल्यू भी दिया है 55। अब कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना है, 55 में 885 का गुणा कर देना है, और उसके बाद घात तो एडजस्ट कर लेंगे आप। तो कैलकुलेशन हम नहीं बता रहे, आप वो कर लीजिएगा, इतना कूलम आवेश आंसर आएगा। ठीक है। कैलकुलेशन आपको करना होगा, वो आपके लिए होमवर्क हो गया। प्रोसेस बता दिया गया। क्या क्वेश्चन समझ गए ना? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक खोखले गोले चालक को, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक खोखला गोला है और वो भी चालक पदार्थ का है। लेकिन जब खोखला है तो चालक हो चाहे कुचालक हो, आवेश तो पृष्ठ पे ही जाएंगे, आपको पता ही होगा।
चालक को कितना कूलाम का आवेश दिया गया है? 2.4 इंटू 10⁹ कूलाम प्लस कूलाम है। चलिए जितना दिया हो 2.4 इंटू 10⁹ कूलाम दिया जाता है, इसे माइनस होना चाहिए, -9 कूलाम आवेश, प्लस नहीं होना चाहिए, वो गलती से हमको लग रहा लिखा गया। कूलाम का आवेश दिया जाता है। गोले के केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और गोले की त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर यानी इसकी त्रिज्या कैपिटल R इक्वल टू 0.12 मीटर, बहुत कम है। और कहाँ निकालना है इससे? केंद्र से 4 मीटर दूरी किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग तीनों स्थितियों इस फार्मूला को किए थे ना डिराइव। 3 स्थितियों में इसका फार्मूला का डेरिवेशन हुआ था कि बिंदु P अगर गोले के बाहर हो, पृष्ठ पर हो और अंदर हो। यहाँ तो बाहर है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q/r²। E का वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग को। इसका वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁹। Q कितना है? 2.4 इंटू 10⁻⁹। और R कितना है? R कौन सा लेंगे? बाहर है तो वही लेंगे ना, त्रिज्या नहीं ना लेंगे कैपिटल R। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। बहुत ही आसान, कट गया। 8 दूनी 16, 8 3 24। कितना हो जाएगा ये? 9 3 27, 2.7/2, क्योंकि 10⁻+9 इंटू 10⁻⁹ तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, यानी 1.35 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। लेकिन अगर यही पूछा होता कि पृष्ठ पर, तो क्या करते हम लोग? स्मॉल r की जगह पे क्या कर देते? 0.12 रख देते, उसका स्क्वायर कर देते। स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R लिख देते और कैपिटल R का वैल्यू क्या हो जाता है? 0.12 का स्क्वायर कर देते। और अगर पूछता कि इसके अंदर, तो सबसे आसान हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर हर जगह क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा गियर बदल दे रहे हैं क्वेश्चन का। अब थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप गॉस थ्योरम के सारे लेक्चर बढ़िया से देखे होंगे तो प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम उन्हीं को आएगी जो पूरा लेक्चर नहीं देखते। क्या है क्वेश्चन? 4500 फ्लक्स रेखाएं एक निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर, क्वेश्चन हमने छोटा लिखा है, नहीं दिख रहा होगा तो सुन के लिखिएगा। 4500 फ्लक्स रेखाएं एक निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 रेखाएं 2500 रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर आ रही हैं। 4500 देखिए प्रवेश कर रही हैं और 2500 बाहर आ रही हैं। तो उस क्षेत्र पर आवेश का मान कितना होगा उस क्षेत्र में? ये क्वेश्चन, उस क्षेत्र में आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो 2500 बाहर जा रही हैं, 2500 उसके भीतर प्रवेश कर रही हैं और 2500 बाहर निकल रही हैं। तो किसकी संख्या ज्यादा है? प्रवेश करने वाले की रेखाओं की संख्या, फ्लक्स रेखाओं की संख्या ज्यादा है कि निकलने वालों की? निश्चित रूप से प्रवेश करने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या ज्यादा है। यानी नेट जो है फ्लक्स प्रवेश करता हुआ है। और हमने चिन्ह परिपाटी बताया था ना कि अगर फ्लक्स रेखाएं अंदर जा रही हैं तो उसका मान निगेटिव होता है। तो फ्लक्स घनत्व तो नेट फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस, दोनों को अगर डिफरेंस कितना हो रहा है? 2000। क्योंकि एकांक निश्चित आयतन में जो फ्लक्स रेखाएं गुजरती हैं वो फ्लक्स घनत्व को ही इंडिकेट करती हैं। तो फ्लक्स घनत्व यानी कि वैद्युत फ्लक्स का मान हो गया -2000। माइनस क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रवेश कर रही हैं फ्लक्स रेखाएं। हमको पूछा आवेश का मान क्या होगा? तो फाई इक्वल टू क्या होता है गॉस थ्योरम से? Q/ε0। Q मालूम हो तो फाई निकाल लेते हैं और फाई मालूम हो तो Q निकाल लेते हैं। इस तरह के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब फाई का मान कितना हो गया? -2000। ε0 का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17.7 माइनस और 10⁻⁻9 +3 और -12 9 हो गया, या फिर कूलाम -1.77 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
फिर एक क्वेश्चन है वो और भी बढ़िया है, अगर आप ध्यान से समझे होंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमने पूरा नहीं लिखा है। दो गोलीय कोष है, ये एच डैश है, ये एस है। इसमें आवेश कितना है, कैपिटल क्यू है, और इसमें 3 आवेश हैं, Q1, Q2 और Q3। Q1 का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, छोटा सा लिखें, आप बढ़िया से लिख दे रहे 1 माइक्रोकूलम। Q2 का मान -2 माइक्रोकूलम और Q3 का मान है 9.85 माइक्रोकूलम। तीनों के मान दिए हुए। इस छोटे गोलीय कोष की त्रिज्या है 1 मीटर और बड़े वाले की 2 मीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस जो बड़ा गोलीय कोष है उसके कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स पाई एस डैश इस छोटे गोलीय कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स का 4 गुना है। मान ले रहे हैं एस के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स का मान फाई एस है और एस डैश के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स का मान फाई एस डैश है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बड़े गोलीय कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स का मान छोटे गोलीय कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स के ठीक 4 गुना है। तो कैपिटल क्यू का मान बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है ना। फाई एस डैश इक्वल टू क्या होगा, फाई एस डैश मतलब इस गोलीय कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, गैस प्रमेय से Q/ε0। इसके भीतर कुल कितना आवेश है, Q इनसाइड अपॉन ε0, यानी उसके भीतर कुल कितना आवेश है। टोटल आवेश इसके भीतर कितना हो जाएगा, कैपिटल Q प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन ε0। ये सारे आवेश इसके भीतर होंगे ना। कैपिटल Q तो है ही। जब एस डैश गोले की बात करेंगे, गोलीय कोष की बात करेंगे, तो इसके भीतर कौन कौन आवेश है, कैपिटल Q, Q1, Q2, Q3। और जब इसके भीतर की बात करेंगे 4 इंटू, इसके भीतर कौन कौन आवेश है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यही होगा। देखिए अगर ये गोलीय कोष ले रहे हैं तो इसके भीतर टोटल आवेश कितना हो जाएगा, कैपिटल Q प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। कहेंगे इसका आवेश क्यों ले लिए, तो इसके भीतर ही है ना। इसके भीतर किसी का भी आवेश होगा, इस मानाएगा कि इसके गोलीय कोष के भीतर ही माना जाएगा। लेकिन जब इसकी बात करेंगे, इस गोलीय कोष पे आएंगे, तो इसके बाहर के आवेश को नहीं लेंगे ना। ε0 से ε0 कैंसिल हो गया। अगर आप Q1, Q2, Q3 को जोड़ दें तो 9.85 और ये +1 10.85 -2 8.85 हो जाएगा माइक्रोकूलम। ये हो गया 8.85 माइक्रोकूलम, मतलब 10⁻⁶ कूलम। इन तीनों का योग इक्वल टू 4 इंटू, फिर वही Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8.85 इंटू 10⁻⁶। उधर ले जाके घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, कैपिटल Q इक्वल टू 4 इंटू 4 में से एक माइनस हो जाएगा। अब कैलकुलेशन आता होगा आपको, ठीक है ना। 4 इंटू 8.85 है, इधर 1 इंटू 8.85 है, ले जाके माइनस कर दिए। 4 टू में से एक जाएगा, 3 टू बचेगा। गुणा कर देना है, गुणा कर लेंगे आप, कर दें, छोटा सा कर देते हैं। 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24, एक उसका आगे, और फिर 3 × 8 = 24, तो 26 हो जाएगा। और इंटू 10⁻⁶, ये हो जाएगा कैपिटल Q इक्वल टू 2.655 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, ठीक है। या फिर अगर इतना कर लेंगे 26 माइक्रोकूलम लिख दीजिए, 26.55 माइक्रोकूलम। ऐसे भी आप दे सकते हो आंसर, ठीक है। आप लोग समझ लिए इसका आंसर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और है जिसको हमने बहुत छोटे में लिखा है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि गियर बदल रहा है, 2 तार हैं, आवेशित हैं एक समान रूप से, पतले तार अनंत लंबाई के। इसका रेखीय आवेश घनत्व तो पहले वाले का λ1 है, दूसरे वाले का λ2 है। दोनों एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी r है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आवेशित तार के कारण
एक आवेशित तार के एकांक लंबाई पर स्थित आवेश के कारण यानी लैम्डा 1 के कारण दूसरे तार के एकांक लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। एक आवेश, भाई देखिए आवेशित तार है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और ये आवेशित है तो जब भी किसी आवेश को हम लोग वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर वैद्युत बल लगता है ना, तो ये तार इस पर वैद्युत बल लगाएगा और ये तार इस पर वैद्युत बल लगाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एकांक लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए दूसरे तार के एकांक लंबाई पर स्थित आवेश के कारण। इस तार के एकांक लंबाई पर कितना वैद्युत बल लगेगा इस तार के एकांक लंबाई पर स्थित आवेश के कारण। तो मान ले रहे हैं इस तार की का रेखीय आवेश घनत्व तो कितना है, लैम्डा 1 है, मानना है, क्या दिया है क्वेश्चन में। तो इस तार के कारण r दूरी पर इसके किसी भी बिंदु पर जो दूसरा तार है, पहला तार AB मान ले रहे हैं, हालांकि इसकी लंबाई तो अनंत है, और दूसरे तार को CD मान ले रहे हैं, ठीक है। तो तार AB के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 इसको E मान लेते हैं, क्या होता है 1/4πε0 2 लैम्डा 1/r, फॉर्मूला याद ही होगा आपको। अब इसके इस तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी, यानी ये आवेशित तार एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तार CD जो है ये आवेशित है, दोनों ही आवेशित है, तो आवेशित तार CD क्या हो गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है जिसकी तीव्रता इतनी है। तो तार CD के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा, तो तार CD या फिर सेकंड तार भी लिख सकते हैं कि एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल या आरोपित बल, यही ज्ञात करना है। एक तार के आवेशित तार के कारण दूसरे तार के एकांक लंबाई पर लगने वाले बल की गणना करनी है। तो बल इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E। अब पॉजिटिव होगा तो दूर जाते हुए होगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो दिशा से नहीं, मतलब हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है। तो Q कितना हो गया, इसके एकांक लंबाई पर कितना आवेश होगा, लैम्डा 2, और E का वैल्यू कितना है 1/4πε0 2 लैम्डा 1/r, कितना हो गया 1/4πε0 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2/r। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो तार हैं, दोनों आवेशित है, पहले तार का रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा 1 है, दूसरे का लैम्डा 2, दोनों एक समान रूप से आवेशित है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। इस तार के कारण या किसी भी एक तार के कारण दूसरे तार के एकांक लंबाई पर लगने वाले बल की गणना हम लोग को करनी है। क्वेश्चन समझ गए। तो हमने क्या किया, मान लिया कि इस तार AB के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, तार CD के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, Q इंटू E। ठीक है, आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते थे, इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल करके इस पर लगने वाले बल की गणना कर लेते, सेम आता, पहले लैम्डा 2 हो जाता है, फिर लैम्डा 1 हो जाता है। ठीक है, तो आगे और थर्ड गियर के क्वेश्चन बताया जा रहे हैं।